तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना है आपने। z प्लस एंगल 1 इज, z इज इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और आपने लिखना होगा कि कौन सी लाइन पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू 80 आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल y इज 180, ये आ जाएंगे लीनियर पे, राइट। तो उसके बाद z की वैल्यू आ गई एज 80, y की वैल्यू आ गई, गलत था, एज 100, और x की वैल्यू भी क्या हो गई, 100। जो उसने लिखा था, कनिष्का ने, उसने लिखा था ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, व्हिच इज फाइन, गुड। और यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग भी बनते हैं ये, वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी चीज आपने लिखना है कौन सी लाइन पैरेलल है तुम्हारे। मैं कहा तो था कि ले जाओ, ये वाला टेस्ट पेपर तुमने सॉल्व किया था। 10 भी मैंने दिया शायद तुम्हें, कि नहीं दिया, नहीं दिया होगा, लेट मी सी, क्योंकि 10 9 नहीं, कल कल वाला नहीं दिया। हाँ चेक हुआ है। 11th वाला तुम लोग कहाँ रख के गए थे। अर्शलीक का है मेरे पास, मुझे मार्क्स भी बता देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी करो ट्राई इसमें हम। इसमें होगा, हाँ, दोनों का। दरवाजा बंद कर दो, गर्मी बहुत है। सेकंड क्वेश्चन करना है, एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में है। इसके 3-4 फॉर्म्स हैं। कभी आपको हाइपोटेन्यूज निकालने को कहा जाएगा, कभी एरिया निकालने को कहा जाएगा। एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हैज एरिया 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो समटाइम्स एरिया दिया हुआ है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एज 8, क्योंकि ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, तो बेस और हाइट आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, एक्स आ गया 4। सो व्हेन यू टॉक ऑफ द हाइपोटेन्यूज एसी, वो होगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 32। एसी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 32 सेंटीमीटर, 4√2। कभी कभी क्या होता है कि ये कहा जाता है हाइपोटेन्यूज √32 फाइंड द एरिया। समझ में आ गया। केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 3 वाली तो मुझे सबकी ठीक लगी, सबने ठीक की हुई थी ऑलमोस्ट। क्लियर हो गया। योर क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कभी एरिया दिया जाता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, कभी आपको हाइपोटेन्यूज दिया जाएगा, एरिया निकालना है। समटाइम्स साइड दी जाएगी और कहा जाएगा एरिया निकालो। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सबका सही था। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है पेरीमीटर इज 38, द अदर साइड इज 10 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट इज पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर इज 19 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट इज 9√19 सेंटीमीटर। और फोर्थ पार्ट में 6, 6 एंड 14। ठीक है ना, ये सबका सही था, विच इज गुड। तो हिरोनिक फॉर्मूला में मुझे ओवरऑल एज सच प्रॉब्लम नहीं लग रही है कि किसी क्वेश्चन में आपको आ सकती है। और ये लास्ट ईयर ना पेपर में कॉन्वेंट में केस स्टडी थी, क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट फाइनल एग्जाम में। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्यू से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है, तो ये वाला और ये वाला एंगल 70 डिग्री आ जाएगा। बस इसमें ना नंबरिंग आपने ठीक से लिखनी है, को इंटीजर एंगल, समटाइम्स यू राइट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो नहीं करना। ये 50 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये एंगल आ जाएगा अपना 60 डिग्री, बट मेक श्योर यू राइट इट प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 5, ये एग्जाम्पलर में ऐसे 2 क्वेश्चन है जो हमें करने हैं। 4 मार्क्स, 4 पार्ट्स है ना, 5 मार्क्स थे, 5 मार्क्स थे। तुमने कुछ गलती की हुई है, देख इसमें क्या गलती की है, दिखा।
दिखा, देती हूँ बेटा, बैठ। 5 मार्क्स का था, देखो मैंने 2 मार्क्स कम दिया है। देख, एक तो ये लिखा हुआ है, इसमें तुम्हें मिलेंगे 4 मार्क्स। एक ये लिखा है, एक ये, एक ये। तो अच्छा, इसके बाद तुमने एक, मैंने ये देखा है, मुझे लगा नहीं किया हुआ पार्ट। ठीक, तो 2 मार्क्स और हो गए ना। वो 2 इसके और इसका 1 मार्क कटा। मुझे वो दिखा ही नहीं, मैंने कहा इसने सारा ठीक किया हुआ, तो इसने फोर्थ पार्ट क्यों नहीं किया। तो छुपा हुआ है ना, विजिबल अब हुआ मुझे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। मुझे प्रिंट करने पेपर, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैम। हाँ जी बेटा। मैम मैंने क्वेश्चन 4 दूसरे तरीके से किया था। कैसे? मैम एक जो एंगल ओ पी क्यू है उसके इक्वल में हो जाएगा पी ओ, जो हमने ऊपर वो क्या कहते हैं नीचे एक लाइन की नीडिंग दी हुई थी। अच्छा, ये मैम कंप्लीट नीचे एंगल, लाइन। ये कंप्लीट एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, है ना? वैसे ही वैसे किया था हाँ, वो जिसमें भी ठीक 50 है, डिग्री वो मिला। भी ठीक है बेटा। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना होता है? क्वेश्चन नंबर 5 में एग्जाम्पलर में ऐसे दो क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक है व्हेन द टू एंगल्स आर ड्रॉन लाइक दिस। दो एंगल्स है, दोनों को ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ये मान लो ये डी, और ये ई, और ये एफ। ठीक है, तो आपको कहा जाता है कि प्रूव दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल 1 है, एंगल 2। प्रूव दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। दोनों क्वेश्चंस में करना क्या है आपने? आपने जो ये डीई एफ वाला लाइन दिख रही है ना, ये वाला एंगल, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो लाइन को। तो आपकी ये दो लाइंस पैरेलल हो गई, ये भी लाइंस पैरेलल हो गई। समझ में आ गया? ये एंगल इसके इक्वल आ गया, पैरेलल गिवन है। तो ये कंप्लीट लाइन पैरेलल है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब इसमें कैसे करोगे? वही सेम वे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दोगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? 180 को इंटीरियर एंगल। ठीक है, दे आर को इंटीरियर एंगल्स, 180 डिग्री है। एंड व्हाट अबाउट दिस एंगल एंड दिस एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। तो आपने इजीली प्रूव कर दिया। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, मैंने फिर भी 3 मार्क्स में दिया था, सो दैट यू राइट प्रॉपर्ली। समझ में आ गया सबको? लिखो इसको अब, क्वेश्चन नंबर 5। पेपर्स में आई सॉ लिखा नहीं हुआ था प्रॉपर्ली किसी ने भी। लिख सकते हो कि नहीं? करवाऊं क्वेश्चन नंबर 5 की? लिखोगे अपने आप एक बार? अश्मित लिखोगे? आपने इसमें लिखना है प्रोड्यूस डीई सो दैट इट इंटरसेक्ट्स बीसी, और पॉइंट दे दो कोई। ये तो गिवन है ना, BA is parallel to DE, EF is parallel to BC. So we'll write produce DE to such that it intersects BC at G ले लो। बस 1 मिनट और सकते हैं।
साइंस क्लास में भी टेस्ट है आज। हो गया बच्चों सबका ये? ये ले, इसमें से शीट्स लो। पेपर इजी है वैसे तो, आता है एपी और पॉलिनोमियल, फिर तो मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपने लिखा होगा ए बी इज पैरेलल टू ई जी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल जी corresponding angles, पूरा पूरा लिखना है एक तो। दिस ऑल्सो आई फाउंड एन इशू, अब यू विल नॉट लाइक बी एंड जी, आप इसमें लिखोगे ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ई जी सी, राइट, और ए बी इज पैरेलल टू ई जी एंड बी सी इज ट्रांसवर्स, then we'll have EF is parallel to BC and EG is transversal. So you will have angle GEF plus angle EGC, 180 degree co-interior angles. तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, from 1 and 2, then you will prove it. ABC plus DEF, GEF लिखा है और DEF लिख दोगे। ABC प्लस एंगल GEF इज 180 डिग्री, इसको बाद में आपने चेंज कर देना है, और एंगल ABC प्लस एंगल DEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो गया ये? फोन बंद करो। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? इसके सिर्फ ना फिफ्थ क्लास में प्रॉब्लम था, तुमने ये किया नहीं, मैथ में किया तुमने? नहीं किया था ना? हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पर आप देखोगे x प्लस 2z इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ऐसे ही 5y प्लस 60 जो है वो 180 के इक्वल है। ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल 180 के, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल 180 के। इन द सेम वे ये वाला भी स्ट्रेट लाइन है तो ये भी एंगल 180 के इक्वल है। समझ में आ गया? तो यहां से आपने y की वैल्यू निकाल ली, तो कितनी आती है? 180 माइनस 60 विच इज 120 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 24 डिग्री। तो y की वैल्यू 24 आ गई, और y के साथ x की वैल्यू, बिकॉज x इज इक्वल टू 4y, तो x इज इक्वल टू 96, y 24, x 96, तो z की वैल्यू क्या आ गई? 96, जब आपने सब्ट्रैक्ट किया यहाँ से तो 2z इज इक्वल टू 84, z इज इक्वल टू 48। तो ये स्ट्रीम वैल्यू तो बहुत स्ट्रेट अवे आ जाती है। x प्लस 2z की वैल्यू किसके इक्वल है? 180, y एंड z का रिलेशन, बिकॉज यू रिटन जो आपको ऑप्शन है ना उसके हिसाब से लिखा था बच्चे, मैंने मार्क्स दे दिए। हाँ मैंने मार्क्स दे दिए, बट मिलेंगे नहीं इसमें मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ पता लग रहा है ना, 2y 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, 4y प्लस 2z, तो मेरे पास आ गया 2y प्लस z इज 90 डिग्री। ठीक हो गया? हम्म,
4y इज इक्वल टू 2z, 4y प्लस 2z इज 120। ये गलत हो गया ना? हाँ 42 आएगा, सॉरी गलती से लिख दिया, इट्स 42 डिग्री, बिल्कुल ठीक। z इज 40। हाँ जी, ऑनलाइन बच्चों ने कर लिया दोनों ने? यस मैम। यस मैम। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 ना आपके लाइंस एंड एंगल्स में 2-3 क्वेश्चन ही हैं जो प्रूव वाले क्वेश्चन है, उनमें से ये एक पहले वाला है। इसमें कहा हुआ है ये 90 डिग्री एंगल है, दिस इज पी ओ क्यू, ये एस और ये आर। तो मैंने आपको क्या करवाया हुआ है, एंगल आर ओ एस, आर ओ पी इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू। आर ओ पी को तो दो पार्ट में ब्रेक करना इजी है, पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। आर ओ क्यू को कैसे लिखोगे, एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ एस, ठीक है। 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। तो एंगल आर ओ एस इज हाफ ऑफ एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस। ये तो मैंने आपको इतनी बार करवाया क्वेश्चन नंबर 7। सिर्फ आपने 90 और 90 लेकर चलना है, उसके बाद 90 को दो हिस्सों में ब्रेक कर देना है और यहाँ से एस ओ क्यू माइनस छोटे वाला एंगल लेकर आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें इश्यूज थे। क्वेश्चन नंबर 8 में और क्वेश्चन नंबर 9, जिसके लिए मैं पूरा पेपर डिस्कस करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ना बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं एंगल्स के। ये डायरेक्टली बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है बुक का। रे ओ एस स्टैंड्स ऑन लाइन पीओ क्यू, रे ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स। तो ये एंगल बाइसेक्टर्स है, आपने लिखना है कि ओ आर बाइसेक्ट एंगल पी ओ एस, therefore angle POR is equal to angle ROS। ऐसे ही OT bisect angle SOQ, therefore angle SOT is equal to angle POQ। फिर आपको पता है एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। तो इसमें आप हाफ हाफ कर लोगे, हाफ ऑफ एंगल POS प्लस हाफ ऑफ एंगल SOQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हाफ ऑफ एंगल में हम क्या लिख देंगे, एंगल ROS, और इस वाले में हम लिख देंगे SOT। अगर एक्स लेके करना है तो वो अलग है, POS इज एक्स। अच्छा ये लो। तो इसको आपने XY2 ले लिया, इसको XY2 ले लिया, सॉरी अगर x लेकर ही करना है तो ये XY2 आ गए, दिस इज XY2, ठीक है। फिर हम लिखेंगे एंगल SOQ इज 180 माइनस एक्स, सो एंगल SOT इज हाफ ऑफ 180 माइनस एक्स। तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स प्लस 2। तो एंगल ROT इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल SOT, x/2 प्लस 90 माइनस x/2। तो ये मेरे पास आ जाएगा 9। वो भी कर सकते हो, इसको y/2 ले लो, वो भी कर सकते हैं, x प्लस वाई ले लिया हमने फिर, ठीक है ना। आपको लिखा हुआ है POS इज x, तो लेट एंगल SOQ इज इक्वल टू y। x प्लस वाई आ गया आपके पास, हाफ ऑफ x प्लस हाफ ऑफ y। क्यों मिला 1 मार्क दिखा, मुझे समझ नहीं आया होगा इसलिए।
एक्सप्लेन करना है आपने। यहाँ पर मैंने 2 मार्क्स का रखा है, 3 मार्क्स का एक्सप्लेन करना है कि ये बाइसेक्टर है। तो जब हाफ लिया तो हाफ आरओटी कैसे बना, आरओटी को लिखोगे इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स बाय टू, ये लिखोगे कि इस पे प्लस है, तो ये दोनों एंगल्स एक्स बाय टू हो गए, ये वाई बाय टू हो गए। समझ में आ गया? इसको एक्सप्लेन करना होगा, 3 मार्क्स में दिया हुआ है, तो 3-4 तो रीजन आप लिखोगे ना स्टेप्स बना के। चलो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, और कल वाला पेपर भी आपको डिस्कस करवा देती हूँ। ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट, ट्रांसवर्सल ये मानकर चलना है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है पेपर में, इसमें एक ही थ्योरम है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वाली इस चैप्टर में। ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर्स आर पैरेलल। तो मैंने इसको लिया ए बी सी डी, दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू, और इसको ले लिया आर और इसको ले लिया एस। बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, गिवन है पी आर इज पैरेलल टू क्यू एस। टू प्रूव आपको करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। If a line transversal वो है PQ intersects two lines AB and CD such that bisectors of pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel. अब प्रूफ में आप क्या लिखोगे कि PR is parallel to QS। अच्छा, और क्या दिया हुआ है? PR bisects angle, PR bisects angle XPB and QS bisects angle PQD। ठीक है, तो प्रूफ है पी आर इज पैरेलल टू क्यू एस एंड एक्स वाई इज द ट्रांसवर्सल। Therefore, angle XPR is equal to angle PQS। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिया, लिखो, तुम्हारा ये ठीक नहीं था लिखा हुआ। इसके बाद आप लिखोगे कि पता है हमें कि एंगल जो पी आर है वो बाइसेक्ट करता है एंगल एक्स पी बी को। Therefore, एंगल एक्स पी बी is 2 times angle XPR. Similarly, angle PQS is 2 times angle PQD is 2 times angle PQS. So 2 angle XPR is equal to 2 angle PQS, उसमें आपने रिप्लेस कर दिया। XPB is equal to PQD। now यहाँ पे लिखेंगे since they form a pair of corresponding angles, therefore PR sorry, since क्योंकि हमारा ये XPB और ये हो गया, therefore AB is parallel to CB।
समझ में आ गया? तुमने डबल कर तो हाफ कर दिया, उसको कहा कि सिंस दे आर इक्वल, ऐसे ही तुमने कहा ये और ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए? नहीं बच्चे, हाफ ये वाले कॉरेस्पॉन्डिंग है। देख, अगर मैं सारी चीजें हटा दूं, ये लाइंस हटा दूं, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं बनते ना किसी तरह से भी, क्योंकि उनको सिंगल लाइन नहीं बन रही है ट्रांसवर्सल जो लेकर जाए। इसीलिए आपने उसको डबल कर दिया। पहले तो पता नहीं डबल भी किया ना कुछ। हाँ, वो नहीं करना ना हमें। हमें डबल क्या करना है, हमने सिर्फ इसने इतने से पोर्शन को कॉरेस्पॉन्डिंग लेना है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को कॉरेस्पॉन्डिंग लेना है। ठीक है ना? और उसके बाद डबल कर देना है उसको। हाँ, नहीं करना है। वो गलत हो गया ना, ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग बने ही नहीं है, तो तुम्हारे नहीं एंगल से कॉरेस्पॉन्डिंग। समझ में आ गया? इसके साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर वाला भी आता है केस। ठीक है, कैसे? कि पैरेलल लाइन दी हुई है, इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines such that bisectors of alternate interior angles are parallel. Transversal intersects two lines such that bisectors of alternate interior angles are parallel. Prove that lines are parallel. ये टू प्रूव है। गिवन वही बाइसेक्टर, ये x और y और y। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है, अगर मैं इसको p और q ले रही हूं, इसको r और इसको s, लेट मी दिस स्टे t, बस m ले लो या mn ले लो, सबसे बेस्ट रहेगा। समझ में आ गया? लिख लो इसमें भी, गिवन क्या है, rp बाइसेक्ट एंगल apq एंड qs बाइसेक्ट एंगल pqd, और दिया हुआ है आर पी इज पैरेलल टू क्यू एस। टू प्रूव ए बी इज पैरेलल टू सी डी, लिख लो इसको। और इसका एक और वर्जन है जो आता है पेपर में। हाँ, को इंटीरियर के बाइसेक्टर से कौन सा एंगल बनता है, तो इसमें आप लिखोगे वही, आर पी इज पैरेलल टू क्यू एस एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। So therefore angle RPQ is equal to angle PQB, PQS सर। ठीक है ना? फिर टू टाइम्स कर दोगे, पर जब आप ये टू टाइम्स करते हो ना, इसको एक्सप्लेन करना है कि टू टाइम्स हुआ कैसे। तो आप लिखोगे RPQ इज टू टाइम्स APQ। ठीक है, आप लिखोगे RPQ इज टू टाइम्स एंगल APQ। ऐसे ही आप लिखोगे PQD इज टू टाइम्स PQB, और यहाँ पे डबल कर दिया PQS, क्यों मुझे वो बी दिख रहा है। ठीक है, तो ये PQS, तो यहाँ पर आप लिख दोगे एंगल RPQ इज, सॉरी, टू टाइम्स है ना, मेरा भी दिमाग खराब हो, टू टाइम्स RPQ इज APQ एंड टू टाइम्स PQS इज PQ। ठीक है ना? तो RPQ का डबल है एंगल APQ, और PQS का डबल है एंगल PQD, and since they form as they form a pair of alternate interior angles, therefore RP is parallel, sorry, AB is parallel to CD। ठीक हो गया इतना? उसने कहा है कि आपका ये जो एंगल है ना, ये जो है, दोनों लाइंस पैरेलल है, तो आपने क्या दिया, x इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, और ये कंप्लीट एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर बना रहे हैं, तो इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ए बी और सी डी भी पैरेलल होगा। ठीक है ना? जब भी बाइसेक्टर्स पैरेलल होंगे, इसका मतलब लाइन से ओरिजिनल बाइसेक्ट जहां पे एंगल बने होंगे वो भी लाइन से पैरेलल। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंट वाला वर्जन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑल्टरनेट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये वाला है।
टू लाइंस आर पैरेलल, लिखो AB is parallel to CD, PQ is transversal, ER and FR. Bisects the angle. ER bisects angle BEF and FR bisects angle EFB. Find measure of angle ERF. और गिवन है, हाँ बस इसको कैसे प्रूव करोगे वो सॉल्व करो। आता है, चलो करो। ये आपके ट्रायंगल पे भी क्वेश्चन है, ये आपके क्वाड्रिलेटरल पे भी क्वेश्चन होगा। क्वाड्रिलेटरल आएगा पेपर में, आएगा। ए बी इज पैरेलल टू सी डी है ना, इसको प्रूव करना है, चलो करो। ये प्रूफ गिवन है, आपको ये वाले एंगल का मेजर निकालना है। अभी देना है कि रिविजन करनी है टेस्ट में? टेस्ट देना है, आता है टेस्ट ये? हाँ, इसमें लास्ट में एंगल सम प्रॉपर्टी। कल क्लास नहीं होगी? हाँ, साइंस क्लास है, पता नहीं। कल मैं नहीं ले रही हूँ, मैं मुझे कहीं जाना है जरूरी, तो टुमारो विल बी एन ऑफ। ठीक है, सैटरडे कल का अगर रहा, वीकडेज में आई माइट चेंज द टाइम कि मैं आपको 4:30 बुला लूँ, मतलब आधा घंटा पहले आ जाओ, सारे नहीं जिससे रिविजन करनी है। ठीक है, तुम तो आना शुरू कर दो अब, क्योंकि पेपर्स ही आ गए अब तो। मंडे से, हाँ क्लास, हाँ क्यों? हाँ वो 30th हो ना? हाँ नहीं, एक दिन छुट्टी बनती है तो हाँ ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना होता है कि हमने कहा ई आर बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल एक्स, ये एक्स हो गया, और ये बाइसेक्ट कर रहा है वाई एन। ठीक है, तो आपको ए बी पैरेलल सी बी तो दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे एंगल बी ई एफ प्लस एंगल ई एफ बी इज इक्वल टू 180, क्योंकि हम लिख देंगे इनको को इंटीरियर एंगल्स। फिर आप लिखोगे हाफ ऑफ एंगल बीई एफ प्लस हाफ ऑफ एंगल ई एफ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बीई एफ किसके इक्वल आ गया? हाफ लिख दोगे तो वो एक्स के इक्वल आ जाएगा। प्रूव करोगे, आप ये लिखोगे कि ई आर बाइसेक्ट्स है, देखो बीई एफ इज हाफ ऑफ बी एफ इज एक्स, और ऐसे यहाँ पे y लिख दोगे 90, और फिर इसके बाद लेना होता है इन ट्रायंगल। और जो भी आप चीजें लिखते हो ना, अपनी फिगर में एक्सप्लेन कर दिया करो, यहाँ पे एक्स एक्स एक्सप्लेन कर दो। एंगल 1 लिख रहे हो, एंगल 2 लिख रहे हो, तो प्लीज राइट इट इन द फिगर, बिकॉज अदरवाइज किससे पता लगेगा वन कौन सा एंगल है। इन ट्रायंगल ई आर एफ, एक्स
plus y plus ERF is 180 degrees. Angle sum property. तो यहां से x plus y को आपने लिखा है 90 और ERF भी क्या बन जाएगा 9। मतलब क्या, नहीं भी करवा देती हूँ टाइम है, थोड़ा बहुत तो हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट पर मिलेगा मंडे को। और मंडे को किस चीज का टेस्ट लेना है? मंडे को ना चैप्टर 3 चैप्टर 4 रिवाइज करवाते हैं। ठीक है, रिवीजन होगी मंडे को चैप्टर 3 चैप्टर 4, और वेडनेसडे को लगा लो, वेडनेसडे छुट्टी होगी तो ट्यूसडे देख लेंगे, ट्यूसडे या थर्सडे का टेस्ट ले लूंगी एक बार चैप्टर 3 चैप्टर 4 का। तुम देख लेना अगर आज। चलो अब नेक्स्ट वाला हमने करना है। कल वाला टेस्ट आता है सबको ऑलमोस्ट। इसमें ना एमसीक्यू थोड़े से जरूरी वाले थे, सारे एग्जाम्पलर सही है एमसीक्यू ये। मैम इसका फोर्थ क्वेश्चन बता दो कैसे करना है। हाँ फोर्थ पे करवाती है। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे किया आप लोग ने? 125 रेस टू पावर एक्स इज 25 अपॉन 5 रेस टू पावर एक्स। तो क्या किया इसमें हमने? 125 को कैसे लिख सकते हो? 5 रेस टू पावर 3x, 25 को लिखा 5 रेस टू पावर 2 और ये है 5 रेस टू पावर x। तो 5 रेस टू पावर 3x is 5 रेस टू पावर 2 माइनस x। बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी इक्वेटेड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4x is 2, x की वैल्यू क्या आ गई? 1। क्लियर है इतना? क्वेश्चन नंबर 2 सिया आर्यन, ठीक है, इतना क्लियर था? हाँ जी मैम। 6 रेस टू पावर x, 5 रेस टू पावर x into 5 by 6 raised to power 2x is equal to 125 by 216। तो देखो ये 6 by 5 है, ये 5 by 6 और यहाँ पर 125 जो आएगा वो क्या आएगा? 5 by 6 का होल क्यूब। तो आई विल ऑल्सो ट्राई टू मेक इट 5 by 6, तो पावर क्या हो जाएगी? -5। इसमें प्लस 2x कर दिया इज इक्वल टू 5 by 3 रेस टू पावर 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? समझ में आ गया इतना? बच्चों लिख लिया था सब सबने? क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। ये हो गया था 2 रेस टू पावर n प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 रेस टू पावर n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 रेस टू पावर n प्लस 3। क्या लिखोगे इसको? 2 रेस टू पावर n इंटू 2 रेस टू पावर 4। अर्शमीत आता था ये क्वेश्चन। और नीचे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 रेस टू पावर n इंटू 2 रेस टू पावर 3। 2 रेस टू पावर n थ्रू आउट कैंसिल हो गया। 2 रेस टू पावर 4 कितना होता है? 16 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 16। तो आंसर क्या आ जाएगा? 14 by 16, 7 by 8। ठीक था ये? अश्मित आता था ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। इसमें रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज टू फैक्टराइज द नंबर विच इज इनसाइड। क्यूब रूट दिया हुआ है, 575 के फैक्टर्स करो। 23 इंटू 5 इंटू 5। देखो क्यूब रूट है, किससे मल्टीप्लाई करोगे कि क्यूब रूट का साइन हट जाएगा? 23 स्क्वायर इंटू 5। समझ में आ गया? सिया यहाँ पर 23 एक बार है, 2 बार और चाहिए, और 5 2 बार है, 1 बार और चाहिए।
और चाहिए भी क्यूब रूट में कि जब से मल्टीप्लाई होगा तो सारी क्यूब रूट हट जाएगी। समझ में आ गया बेटा ये? तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी तो कर सकते हैं इसकी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ही तो किया है बेटा ये, और क्या किया है? हाँ जी। फैक्टराइजेशन ही तो की है। नहीं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से भी कर सकते हैं ना। वही तो किया बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो है ये। 23 फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो दो फाइव्स है, एक फाइव और दे दिया, एक 23 या दो 23 और दे दिए। हाँ। ठीक है ना? या तो प्राइम फैक्टराइज किया हमने, ऐसे नहीं लिखा आपने, ऐसे लिख दिया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? हाँ जी। नेक्स्ट है रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 9/7। कुछ भी नंबर लिख सकते थे 9/7 और 1 के बीच में रैशनल लिखना है। ठीक है, तो ये 1.01 भी हो सकता था, क्योंकि 9/7 किसके इक्वल होता है? 1.2 हो जाता है ना। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 1 को लिखा 7/7 और ये 9/7 है, तो यू कुड हैव रिटन 8/7 ऑल्सो। क्लियर होगी बात ये? इजी है ना ये तो? अब आता है इरेशनल नंबर, दिस वन इज वेरी इजी। मुझे तो लगा था कि शायद मैंने इजी दिया है, 2 and √3, इसके बीच में इरेशनल लिखना है। सबसे इजी तो इसका क्या था, जब भी आपको कोई ऐसा नंबर दिया हो ना स्क्वायर, इनके हम क्या कर लेते हैं, राइट द √2 को स्क्वायर कर लो तो क्या आता है? 2। √3 को स्क्वायर कर लो तो क्या आता है? 3। इन दोनों के बीच में एक नंबर लेको उसको स्क्वायर रूट कर लो। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल कभी कहा जाए राइट इरेशनल बिटवीन, लेट मी से 24 एंड 5 and 6 कहते हैं, जैसे इरेशनल बिटवीन 5 and 6। 5 को स्क्वायर के कितना आता है? 25। और 6 को स्क्वायर के कितना आता है? इन दोनों के बीच में कोई नंबर, जैसे 27 लिया, उसका स्क्वायर रूट कर दो। 5 को आपने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 25, 6 को आपने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 6, उसके बीच में कोई एक नंबर लिख लो। दिस यू कैन डू फॉर फ्रैक्शंस आल्सो। उसमें एलसीएम सेम करना होता है। इरेशनल समझ में आ गया? अदरवाइज आपने क्या किया, 1.414, 1.732, 1.417, 4177, 4177 एंड सो ऑन, कुछ भी करके ऐसा नंबर लिख दिया। पर ये डॉटेड लगाना जरूरी है, जहां डॉट नहीं लगाया मतलब वो रैशनल हो जाएगा, इरेशनल नहीं रहेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको? क्वेश्चन 7 अगेन फ्रॉम एग्जाम्पलर, 256, 0.16, 256, 0.09, क्या बन जाता है? 256, दोनों को ऐड करोगे 0.16 प्लस 0.09 क्या हो जाएगा? 256 रेज टू पावर 0.25, तो 25 क्या हो जाता है रेज टू पावर 1/4। 0.25 इज 1/4, 25/100 1/4, आंसर क्या आ जाएगा? आता था अर्शमीत ये वाला क्वेश्चन? नहीं, ये वाला आपके एग्जाम्पलर में ही है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन फ्रॉम एग्जाम्पलर, क्यूब रूट ऑफ 2, फोर्थ रूट ऑफ 4, 12th रूट ऑफ 32, क्यूब मैम रूट ये ऑफ 2। 7th क्वेश्चन हमारी बुक में भी हमारे असाइनमेंट में दिया हुआ है स्कूल में। हाँ बच्चे, ये तो आएगा, एक एक बार तो ये पेपर में आ ही जाता है। 2 रेज टू पावर 1/3, 2 रेज टू पावर 1/4, 32 को क्या लिख दोगे? 2 रेज टू पावर 5/12। समझ में आ गया ये? एवरीवन क्लियर? तो अब आपने क्या करना है, 2 की पावर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, एलसीएम ले लोगे 12, 4 प्लस 3 प्लस 5, इसके आंसर आ जाएगा 2 रेज टू पावर 12/12, आंसर क्या आ जाएगा इसमें? 2।
करवाते हैं। वो सच में भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन ही है। किसका? नहीं नहीं आएगा ना, समझ में आएगा बच्चे सबको ये? अर्शमीत हो गया था क्वेश्चन नंबर ये भी गलत है। अब समझ में आ गया ना? अब है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स। इसमें से कौन सी वैल्यू एक्स के इक्वल है? देखो एक्स रेज टू पावर 12/7 माइनस एक्स रेज टू पावर 5/7। डायरेक्टली पावर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये नहीं है। पावर्स को थोड़ी सब्ट्रैक्ट करते हो 12 माइनस 5/7, दिस इज नॉट डन। तो जब ये दिया हुआ है 12th रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 और उसको दिया हुआ है 1/3, तो ट्राई एंड मेक इट कंप्लीट एज अ नंबर। तो x की पावर 4/3 हो गया और होल रेज टू पावर 1/12, इज इट इक्वल टू x? अब आ जाओ, क्यूब रूट ऑफ x होल रेज टू पावर 2/3, x रेज टू पावर 3 1/3 होल रेज टू पावर 2/3 है ना? मैंने कुछ गलत लिखा हुआ है इसमें, रुको। लिखा तो लिखा इसी में से है, ये वाला आंसर ही आता है जो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। दैट इज माय मिस्टेक कॉज, बट आंसर तो यही है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का क्यूब होल रेज टू पावर 2/3। अब हो गया, मैंने कहा ना कुछ गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लो। ये वाला क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब करना है, स्क्वायर रूट लेना है उसका। ये वाली चीज जो है, आपने x का क्यूब उसका स्क्वायर रूट करके होल रेज टू पावर 2/3 कर, हाँ 3/2 इंटू 2/3, तो ये कट जाता है x रेज टू पावर 1, दैट वुड बी द आंसर। कोई बात नहीं, इसका तो मैं फिर मार्क्स दूंगी आपको। ठीक है, 3 पार्ट को ठीक कर लो। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। स्क्वायर ऑफ इरेशनल इज ऑलवेज रैशनल, फॉल्स और ट्रू? फॉल्स। बाय फॉल्स? नहीं, आप स्क्वायर रूट सोचते हो, इरेशनल नंबर तो क्यूब रूट वाला भी होता है। रीजन जस्टिफाई करने को कहा है ना, तो आप स्क्वायर रूट, आप स्क्वायर सोचते हो कि इरेशनल नंबर जो होगा वो नंबर ऐसा है 45 है, जिसको हमने स्क्वायर किया तो रैशनल बन गया। ठीक है, लेकिन ये क्यूब रूट वाले नंबर भी इरेशनल है, तो जब इसको स्क्वायर किया तो ये रैशनल नहीं बनता। समझ में आ गई बात ये? तो स्क्वायर रूट मीन्स जब भी हमने लिया है, जब भी इरेशनल लिया है, दैट मीन्स nth रूट। तो जब इस nth रूट को स्क्वायर करते हैं तो हमेशा हमारे पास, मतलब एग्जांपल में आपने ये दे देना है कि एग्जांपल रूट 45, रूट 4 ले लो, क्यूब रूट ऑफ 4 ले लो, इसको स्क्वायर किया, दिस इज नॉट रैशनल। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो दे रही हूँ। ठीक है, इतना कर लिया, ये कल बाकी डिस्कस करवाऊंगी, एक बार इसको दोबारा से रिविजन करके आनी है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन हो गए थे 11 to 17, लग रहा था हो गए सारे। ठीक है ना? तो एक बार घर से करके आना। अच्छा, होमवर्क क्या लेके जाओगे फिर, तो ये बताओ। कल तो छुट्टी है आप